वो अपने कमरे में बैठी इतने घंटों से वो मैसेज देखती रही जो उसकी स्क्रीन पे चमक रहा था। उसको लगा वो कोई ख्वाब देख रही है। अस्सलामुअलैकुम। थैंक यू सो मच। हार्ट इमोजी। ये 2 मिसरों में मैसेज उसकी दुनिया हिलाने को काफ़ी था। वो बार-बार उस मैसेज को देखती और फिर उस नाम को उसे उसका नंबर सर्जी के नाम से अपने मोबाइल में सेव किया हुआ था। वो बार-बार उस मैसेज को देख रही थी, बार-बार उसको जवाब लिखकर डिलीट कर देती। मगर दिल पे कब किसका इख्तियार होता है। उससे अब की बार मैसेज लिखा, अंगूठे ने खुद ब खुद हरकत की और सेंड का बटन दब गया। जरी। जी जान जी। सुल्तान के बुलाने पे बौखलाए हुए बाहर गई और मोबाइल को वहीं छोड़ दिया। उसको अंदाज़ा भी नहीं था, उसे मैसेज रिमूव करने की बजाय सेंड कर दिया है। यार मुझे रोटी बना दो। भाई ने उसके बाहर आते ही उसको रोटी का कहा जिसके ऊपर से पसीने गिर रहे थे। उससे अपनी घबराहट छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की। वो बार-बार अपने सर के दुपट्टे को ठीक करने लगी। क्या हुआ है तुम्हें जरी? सुल्तान ने उसके चेहरे को बहुत गौर से देखते हुए कहा, "कुछ नहीं, मुझे क्या होना है?" वो कहते हुए तेज़-तेज़ किचन में जाने लगी कि उससे उसका हाथ पकड़ लिया और वो एकदम रुक गई। सुनो, अम्मा को ना बताना तुम मेरे लिए ताज़ी रोटी बना रही हो। मेरे हिस्से की दोपहर की रोटी बनी हुई पड़ी है। उसने उसको पास किया और कान में सरगोशी से कहने लगा, उनके घर का असूल था, एक बार अगर रोटी बन गई किसी के लिए तो वो उसी के हिस्से की हो गई। जिसको नहीं खाना होता खाना वो पहले ही बता देता है, मेरे लिए रोटी नहीं बनानी। अगर कोई दोपहर में अपने हिस्से की रोटी नहीं खाएगा तो उसको रात में दिन वाली ही रोटी मिलेगी। रिस्क की बेहरूमती करना वो रिस्क की तौहीन समझते थे। आज तक उनको नहीं याद था उनकी माँ ने कभी बचा हुआ सालन फेंका हो। वो पूरे हफ्ते का बचा हुआ थोड़ा थोड़ा सालन एक दिन इकट्ठा करके खाते थे। उस दिन उनके घर और कुछ भी नहीं बनता था। मैं अम्मा को बताती हूँ, आप हमेशा यही करते हैं। आपकी ठंडी रोटी हमेशा मुझे खानी पड़ती है। आप अम्मा को बोल दिया करें ना, आपने जब खाना नहीं होता घर तो। वो अपना कुछ वक्त पहले का डर एकदम भूल गई और दोबारा नॉर्मल हो गई। मेरी शहजादी नहीं हो। उससे मासूमियत से उसको देखा जो उसकी सारी चालाकियां समझती थी। ना, मैं कोई नहीं हूँ, बस मैं नहीं बना रही रोटी। अच्छा मेरी माँ चॉकलेट ला कर दूंगा कल। अब तो बना लो। उससे हाथ जोड़ते हुए कहा, पक्का? चॉकलेट देंगे ना? उससे अपना हाथ उसके सामने किया जैसे वादा ले रही हो उसकी बात का। एक सवाती की जुबान उसके किए हुए वादे से ज्यादा कीमती होती है। जब जुबान से कह दिया कि ला कर दूंगा तो मतलब ला कर दूंगा। अब जाओ भी, भूख लगी है मुझे इतनी। वो मुस्कुराई, चेहरे का डिम्पल और गहरा हुआ और जल्दी जल्दी किचन में जाने लगी। उसके मोबाइल की ट्यून बजी, उससे मोबाइल निकाला, आंखों में हैरत उभरी, होंठों पे मुस्कुराहट आई और दिल ने बेख्तियार अल्हम्दुलिल्लाह कहा। क्या हुआ बच्ची, बड़ा मुस्कुरा रहा है? वो नमाज के बाद दोस्तों के पास आया था। वो शाम को एक चक्कर दोस्तों के पास हमेशा लगाया करता था, मगर कुछ दिनों से वो खुद में ही गुम था। आज इतने अरसे बाद वो दोस्तों के पास आया था। कुछ नहीं। उससे जैसे ही दोस्त की वो बात सुनी उसके चेहरे का रंग एकदम बदल गया। वो नहीं चाहता था अगर वो मलका के लिए मुस्कुराए तो कोई उसकी मुस्कुराहट को देखे, अगर उसकी आंखें उसके लिए चमके तो कोई गैर मर्द उन आंखों में भी देखे। वो एकदम उठा और जाने लगा। किधर जा रहा है तू? दोस्त से उसका बाजू पकड़ा और रोकने लगा, जो वहां से भाग जाना चाहता था। वो नहीं चाहता था वो दोस्तों के सामने उसको रिप्लाई करे। वो तो उसको हर एक से छुपा के रखना चाहता था, उसकी पाकीज़गी को हमेशा अपने दिल में रखना चाहता था। फिर ऐसा कैसे मुमकिन था वो दोस्तों की महफिल में बैठ के उसकी बात करे या उससे भी बात करे। वो उन मर्दों की तरह हरगिज़ नहीं था जो दोस्तों की महफिल में बैठकर औरत की साथ की तस्लील करे, अपने दोस्तों को बताए बच्ची सेट हो गई है तेरे भाई के साथ, और फिर उस लड़की के मैसेज सबको पढ़ पढ़ कर सुनाए और सब अपना अपना मशवरा दें। आगे ही रिप्लाई कर ये बोल भाभी को, उसको शदीद नफरत थी उन मर्दों से जो अपनी माँ बहन घर पे रखकर किसी की बहन को दोस्तों में जलील करें, उसकी मोहब्बत को रुस्वा करें। मोहब्बत ये देख कर तो नहीं होती जो अच्छा है उसी से होगी। मोहब्बत तो दुनिया के गलत तरीन बंदे से भी हो सकती है। अगर एक लड़की उसके सामने हार जाती है तो उसको चाहिए कि मोहब्बत की कदर करे, उसकी दुनिया में तस्लील ना करे। बस यार मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। उससे अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए कहा और जल्द अज जल्द उस मैसेज का रिप्लाई देना चाहता था वो, जो कुछ वक्त पहले उसको मिला था। यार थोड़ा तो बैठ जाता। वो दोस्तों की महफिल में महफिल की जान था और इतने अरसे से उनकी महफिल बेरंग थी। वो उसको रोकना चाहते थे, जो उड़ के जाना चाहता था। वो घर आया और सीधा अपने कमरे में चला गया।
उस मैसेज को बार-बार देखा जो बस 2 लफ्ज़ों पे मुश्तमिल था। शुक्रिया, क्यों? उससे वो मैसेज फिर खोला और काँपते हाथों के साथ लिखने लगा। वो लिखना चाहता था, मलका मेरी दुनिया में आने का शुक्रिया, मगर उससे खुद पे काबू पाया और बस इतना ही लिखा। मेरी मदद का शुक्रिया, जो आपने फंक्शन में की। काँपते हाथों के साथ उससे बस इतना ही लिखा और मोबाइल को देखने लगा, जिस पे उससे बस वो 2 हरूफ लिखे थे। उससे ना जाने कितनी बार अपनी मोबाइल की स्क्रीन को अपने दिल से लगाया था। हर 2 मिनट बाद उस मैसेज को वो अपने दिल पे रखता और फिर देखता। दिल पे वो मैसेज रखने से उसके दिल को एक अलग ही करार आता। वो बार-बार मोबाइल को देखता, क्या वो उसका मैसेज आएगा? मगर घंटों गुज़र गए, कोई मैसेज ना आया। उससे खाना खाने से इनकार कर दिया। ये ना हो, उस वक़्त उसका मैसेज आ जाए। वो ना तो खा सके और ना उधर से उठ सके। शायद इंतज़ार की घड़ियाँ उन घड़ियों से ज़्यादा तकलीफ़देह होती हैं, जब हम बोलते नहीं हैं और अगले की बात का इंतज़ार नहीं करते। ये उस चुप से ज़्यादा दर्द देती हैं, जब हम चुप तोड़ के अगले बंदे के भी बोलने का इंतज़ार करते हैं। उससे उस इंतज़ार में कमरे से बालकनी और बालकनी से कमरे तक 100 के हिसाब से चक्कर लगाए। उसको लग रहा था जैसे अब पैरों में छाले पड़ गए हैं। अब वो एक कदम भी आगे नहीं चल सकेगा। वो किसी हारे हुए सिपाही की तरह वहीं ज़मीन पे बैठ गया। आँखों से अश्रुआँ होने लगे, होंठ काँपने लगे कि मोबाइल बजा। उससे जल्दी-जल्दी मोबाइल उठाया और मैसेज देखा। आँसुओं से भरी आँखों के साथ मैसेज नज़र नहीं आ रहा था। उससे आँसू साफ किए, फिर से मोबाइल देखा और मुस्कुराने लगा। या अल्लाह! एक वक़्त था, जब लड़कियाँ मुझसे बात करने के लिए बहाने ढूँढती थीं और आज एक वक़्त है, जो मैं उसके एक रिप्लाई के लिए तड़प रहा हूँ। उससे उसकी भेजी जाने वाली स्माइली इमोजी को इतनी दफ़ा देखा और मुस्कुराता रहा। उसकी बात के जवाब में उससे बस एक स्माइल भेजी थी। मलिका, तुम उन लड़कियों जैसी नहीं हो, जो मुझसे बात का बहाना ढूँढती हैं। तुम अलग हो मलिका, पूरी दुनिया से। तुम उन लड़कियों जैसी हो ही नहीं सकती। मलिका, मैं इंतज़ार करूँगा उस दिन का जब तुम मेरे मुकद्दर में लिखी जाओगी। उससे आंसू साफ किए और वॉशरूम में वज़ू बनाने गया। उसको उसके जवाब के बदले में खुदा के हज़ूर शुक्राने के नवाफ़िल अदा करने थे। अल्लाह जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो डायरी लिखते हुए अल्लाह जी से बातें कर रही थी। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब वो उनसे बातें ना करे, उनको सब कुछ सच-सच ना बताए। उनको हर बात बताती थी जो उससे की थी, चाहे वो गलत होती या सही। अल्लाह जी को उसकी ज़ुबानी ज़रूर पता होती। अल्लाह जी, मैं उनकी ज़िंदगी में उन लड़कियों की लिस्ट में कभी भी नहीं आना चाहती, जो उनसे बात करने के बहाने ढूँढती हैं। अल्लाह जी, मेरा बहुत दिल करता है, मैं उनको जवाब दूँ, मगर मैं आपको खफ़ा नहीं कर सकती, मैं उनसे बात नहीं कर सकती। वो सामने पड़ी डायरी के सफ़े अपनी आँखों से निकलने वाले पानी से भिगो रही थी और लिखे जा रही थी। अल्लाह जी, मेरा बहुत दिल करता है, मैं उनसे बात करूँ। उससे एक बार फिर कहा, अब की बार चुप बहने वाले आंसुओं ने हिचकियों की सूरत इख्तियार कर ली थी। उससे पेन को हाथों से छोड़ा और डायरी पे सर रख कर हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। खूबसूरत सिल्की बाल उसके मुंह पे आने लगे। उससे मुंह पे हाथ रखा और अपना मुंह उस तरफ किया जहाँ खिड़की थी, जिधर से चांद नजर आ रहा था। वो उस खिड़की को देखने लगी, उस चांद को देखने लगी जिसको वो वजदान समझती थी। उसको लग रहा था उसकी लेने वाली सांसें उसको दर्द दे रही हैं। उसको अपनी सांसों से भी तकलीफ होने लगी। वो उठी, खिड़की खोली, पर्दे पीछे किए और वहाँ खड़ी हो गई। ठंडी हवा के साथ बारिश भी अंदर आने लगी, उसके मुंह पे लगने लगी और वो आंखें बंद किए उधर ही खड़ी रही, जैसे वो बारिश की कतरे अपने अंदर समो रही हो। सर वजदान ने कहा है जिन जिन लोगों ने उनकी हेल्प की है, आज वो चाय पे उनको लेकर जाएंगे, तो सब छुट्टी के बाद यहीं रुकना है। हमेशा की तरह वो क्लास से खड़े होकर बताने लगी, इतने तो लोग नहीं थे हानि, बस गिने चुने हुए। हम 5-6 लोग थे, मैं, तुम, मलाइका, महानूर, फिजा और जरमीना ही तो थे। हम सब चलेंगे ना सर के साथ चाय पे। इरम ने उसकी बात को आगे बढ़ाया और सबके गिन गिन कर नाम बताने लगी जिन्होंने सर की हेल्प की थी। सब चले तो जाएंगे, अगर कुछ सो कॉल्ड पठानों को इशू ना हो बाहर चाय पे जाने के लिए तो। आने ने एक एक लफ्ज से जोर देकर सरमीना की तरफ देख के कहा, वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी ताकि वो खुद ही जाने से इनकार कर दे। उसको पता था सर उसको कितनी अहमियत देते हैं। वो शान के साथ उसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। भाई, इन लोगों की इज्जत का मामला जो होता है, बाहर अगर किसी होटल पे बैठ जाएं तो। उससे चुप बैठी सरमीना को अपनी तरफ देखते हुए कहा और हंसने लगी जैसे उसका मजाक उड़ा रही हो। उसके साथ साथ इरम भी उसके साथ हंसने लगी। वो जो चुप बैठी थी वो एक खानसादी थी।
उसकी रगों में एक सवाती बाप का खून था। ऐसा कैसे हो सकता था कि कोई उसकी तस्लील करे तो वो चुप रहे, मगर जहाँ उसकी इज़्ज़त पे बात आए, वो चुप हो जाती थी। वो समझती थी एक लड़की की इज़्ज़त से ज़्यादा उसके लिए कुछ भी नहीं होता। जब वो अपनी इज़्ज़त के मामले में सफाई देती है, तो उसकी इज़्ज़त और उछाली जाती है और जब सामने कम नस्ल हो, तो खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, गुम हो जाना चाहिए, रपोश हो जाना चाहिए। हानिया, आपको आखिर मसला क्या है? उसकी आंखों में आंसू देखते हुए सामने बैठी हुई फिज़ा एकदम बोली, मुझे किसी से कोई मसला नहीं है, मैं बस हकीकत बयान कर रही हूँ। ये पारसा कैसे जाएँगी हमारे साथ? उससे एक बार फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा जो सर उठाए और आंखें झुकाए बैठी थी। फिज़ा ठीक कह रही है हानिया, आप होती कौन है इसके बारे में बात करने वाली? अब दूर से महानूर बोली थी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा महानूर। ठीक है, आपको बहुत इख्तिलाफ है आपस में, मगर ये कौन सा तरीका है बात का? हानिया, आप अपना बिहेवियर ठीक करें। ज़मीना, आप प्लीज़ उदास मत हों। बिल्कुल ज़मीना, आप बिल्कुल भी उदास ना होना। इन जैसों को तो बीमारी होती है, किसी की इज़्ज़त से झेलना। आपका मुकाम हमारे दिल में है सरी। इज़्ज़त वाले हैं, इज़्ज़त को समझते हैं। इनमें खुद इज़्ज़त नहीं है, तो ये क्या करेंगी? हर तरफ से उसके हक में आवाज़ें आ रही थीं, जो खामोश बैठी सुन रही थी। हर कोई उसके हक में बोल रहा था, हर कोई उसका हौसला बन रहा था। उसकी खामोशी का जवाब अपने अल्फाज में दे रहा था, उसके की जाने वाली तस्लील का बदला ले रहा था। आज लड़कियां ही नहीं, लड़के भी उसके हक में बोल रहे थे। जो हिजाब किए, कंधे पे चादर डाले उनको सुन रही थी, वो सब उसका गरूर बने थे। उसकी झुकी नज़रों को उन सब ने ऊपर किया था। वो अब भी रो रही थी, मगर अब वो खुशी के आंसू रो रही थी। उन लोगों की कही हुई हर बात को अपने अंदर उतार रही थी, जिनको वो जानती भी नहीं थी। ये कैसे लोग थे जो बगैर उसको जाने उसकी आवाज़ बन रहे थे, उसका गुरूर बन रहे थे, उसको इज्जत कहकर बुला रहे थे। उससे तो अल्लाह से थोड़ी-सी इज़्ज़त माँगी थी, मगर आज उसको इज़्ज़तों का समंदर मिला था। उसको इज़्ज़त देने वाले उसके खून के रिश्ते नहीं थे, वो तो उसको जानते भी नहीं थे। उसको तो पता भी नहीं था, जिनके लिए वो बोल रहे हैं, वो कौन है? उसको लगा ये जो उसके हक में बोल रहे हैं, ये अल्लाह की तरफ से भेजे जाने वाले फरिश्ते हैं, जो उसकी लड़ाई लड़ने आसमान से आए हैं। वहाँ बैठे उसका दिल चाहा, वो हर लड़की को अपने दिल से लगाए जिसको उन्होंने एक बहन जैसी इज़्ज़त दी। जो उसके लिए बोली, वो हर लड़के के पास जाए, वो लड़का अपना हाथ उसके सर पर रखे और वो अपना सर नीचे कर ले, उनकी इज्जत में वो नीचे हो जाए, जिन्होंने भाई बनकर बहन के खिलाफ कहने वालों को अपनी आंखें दिखाई। उसके खिलाफ बोलने वाले बस 100 लोग थे और उसके हक में बोलने वाले 200 लोग। वो सब खुद इज्जतों वाले थे, जो उसकी इज्जत कर रहे थे, उसका सहारा बन रहे थे, उसके रकीबों का मुंह बंद कर रहे थे, अपने लफ्ज़ों से उसके रकीबों को उसका मुकाम बता रहे थे, जो मुकाम उसको खुदा ने दिया था। उससे अपनी आंखें बंद की, हाथ आगे किए और दिल में उन लोगों के लिए दुआ मांगी जो उसका गरूर बने थे, उसका हौसला, उसकी आवाज़ बने थे। रकीबों की महफिल में कुछ फरिश्ते भी होते हैं। सर, ज़रमीना नहीं जा पाएगी हमारे साथ चाय पे? फिज़ा ने उसके ऑफिस में आते हुए कहा, जो कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रहा था। क्यों नहीं जा पाएँगी वो? उसकी चलती उंगलियों ने एकदम हरकत रोक दी। उसको इस बात का अंदाज़ा पहले से ही था कि वो यूनी से बाहर ऐसे नहीं जा पाएगी। वो अपनी कुर्सी पे बैठा सारे काम छोड़ के फिज़ा से बात कर रहा था। मे आई कम इन सर? हानिया ने उसके ऑफिस का दरवाज़ा नोक करते हुए कहा। उसको बहुत तजस्सुस था कि फिज़ा उससे क्या बात कर रही है। वो कैसे रह सकती थी उसके ऑफिस में ना आते हुए, जिसको उससे अपनी मलकियत समझ के रख दिया था। जब दिल हुआ तो मुँह उठा के अंदर आ गई। जी, आ जाएँ। उससे उसको बेज़ारी से अंदर आने का कहा। फ़िज़ा, आप खड़ी क्यों हैं? बैठे ना। उससे बगैर हानिया से पूछे कि वो क्यों तशरीफ़ लाई हैं। फ़िज़ा को देखा और उसको बैठने का कहा। वो फ़िज़ा की बहुत इज़्ज़त करता था। उसको पता था वो उसकी वाहिद दोस्त है, जिससे वो जान देती है, हमेशा बस उसी के साथ रहती है। वो हर एक से फ़िज़ा को अलग मुकाम देता था। एक टीचर से ज़्यादा वो उसका भाई बन जाता था। उसके साथ बात करते हुए मुस्कुरा देता था, उसको इज़्ज़त देता था। वो उसकी निस्बत से फ़िज़ा को एक अलग हैसियत देता था। वो ऐसा ही था, वो जिसको भी अपनी ज़िंदगी में चाहता, उससे जुड़े हर शख्स, हर रिश्ते को एक अलग मुकाम देता। वो दोस्त है, दोस्त को अपना दोस्त समझता था और दोस्त के दुश्मन को दुश्मन। और ये बहुत से लोगों को हज़म नहीं होती थी, वो फ़िज़ा को ऐसा मुकाम क्यों देता है? उसकी इतनी इज़्ज़त क्यों करता है? मुझे तो कभी बैठने का नहीं कहा। हानि ने जलते दिल के साथ उसको देखा, जो अभी भी खड़ी ही थी। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। फ़िज़ा ने उसको मुस्कुराते हुए देखा।
वो अपने उस्ताद के सामने कैसे बैठ सकती है? उससे अपने दिल में सोचा। वो तो ऑफ़िस में भी सरमीना के कहने पे आई थी, वरना उसको कभी नहीं अच्छा लगा सर के ऑफ़िस से फ़ज़ूल जाना और उनको डिस्टर्ब करना। हानिया, आप ऐसा करें सबको बता दें कि नेक्स्ट लेसन में सब कैंटीन पे आएँ। हम वहीं चाय पिएँगे। उससे अब की बार हानिया को देखा जो चलिए दिल के साथ उसको देखी जा रही थी। जैसे मौका मिला तो भूखी शेरनी की तरह उससे हमला कर देगी, जिसको उससे कई गुना ज़्यादा इज़्ज़त मिल रही थी। लेकिन सर, हम तो रेडी थे बाहर जाने के लिए। उससे बगैर फ़िज़ा को देख के उसकी तरफ मुड़ के कहा, जो हर बात फ़िज़ा से कर रहा था। बार-बार फ़िज़ा को देख के बात कर रहा था। सब सब नहीं है रेडी हानिया, और अगर वो नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जा रहे। तो बेहतर है यूनी की कैंटीन पे ही कुछ वक्त बैठ के चाय पी लेते हैं। उससे बगैर समीना का नाम लिए उसको कहा, जो बहुत अच्छी तरह समझ गई थी कि वो उसकी बात कर रहा है। वो खुद भी नहीं चाहता था वो यूनिट से बाहर ऐसे जाए, कोई उसको देखे, किसी की नज़र भी उसकी पाकीज़गी पे पड़े। ओके सर, मैं कह दूँगी। उसका बस नहीं चल रहा था मेज़ उठाए और फ़िज़ा के सर पे मारे, जो उसको सरमीना का बताने आई थी। फिजा, अब तो कोई एतराज़ नहीं होगा ना लोगों को? उससे उसका नाम लेने की बजाय उसको लोगो कहकर मुखातिब किया था और वो समझ भी गई थी कि उससे किसको लोगो कहा है। नहीं सर, अब कोई एतराज़ नहीं होगा, हम ज़रूर आएँगे। उससे मुस्कुराते हुए कहा और इजाज़त लेने लगी, और वो जो चल-चल के कोयला हुए जा रही थी, उसके पीछे-पीछे उसके ऑफ़िस से बाहर निकली। तुझे पता है सर ने क्या कहा? वो क्लास में आई और सर के कान में सरगोशी की। क्या हुआ? खफ़ा तो नहीं हुए ना वो? उससे परेशान होते हुए कहा, जो कब से परेशानी के झूले में झूल रही थी। ऐसे तो नहीं बताऊँगी मैं आपको। उससे शरारती से अंदाज़ से कहा। फ़िज़ा, क्या कर रही है तू? उससे उसको खड़े होते हुए देखा तो उसका बाजू पकड़ने लगी, जैसे उसको खींच रही हो नीचे बैठ जाओ। हौसला बीबी, वही कर रही हूँ जो ये सब तुम्हारे साथ करते हैं। आज तुम्हारी बारी है, मगर आप तो बोलेंगी नहीं, तो मुझे ही बोलना पड़ेगा आपकी जगह। वो खड़े खड़े ही थोड़ा सा नीचे झुकी और उससे कान में कहने लगी। हानिया साहिबा का इंतजार कर रही थी, वो आए तो मैं उनकी तरह ऐलान करूं, उनको बताऊं कि ऐलान ऐसे करते हैं। फिजा, ले मेरे जुड़े हाथ देख। उससे वहां ही बैठे बैठे उसके सामने हाथ जोड़े, जिससे बड़े प्यार से वो हाथ चूमे। उन दोनों की दोस्ती ही ऐसी थी, हर कोई उनकी दोस्ती से जलता था, उनको अलग करने की कोशिश करता था। वो लैला मजनू की जोड़ी हर एक को चुभती थी, और कुछ कम नस्ल जिनको कभी दोस्ती जैसे पाक रिश्ते का पता ही नहीं था, जिनकी ज़िंदगी में दोस्ती जैसा रिश्ता कभी आया ही नहीं था, हमेशा उन पे बात करते, उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश करते, मगर उनका रिश्ता जो जिस्म और रूह का था, आंखों और ज़ुबान का था, मोहब्बत और अकीदत का था, वो दोनों कैसे अलग हो सकते थे? जहाँ कोई सरमीना पे बात करता तो फ़िज़ा बोलती, और जब कोई फ़िज़ा पे बात करता तो सरमीना जवाब देती। वो दोनों एक दूसरे की ढाल बन जाती थीं और कम नस्ल बस चलते रहते थे। सर वजदान ने एक पैगाम भेजा है उन लोगों के लिए जिन्होंने चाय पे जाना था, उनके साथ, जो कि सरमीना यूनिट से बाहर नहीं जा सकती। ऐसे तो सर ने बोला है, हम उसकी खातिर बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि कैंटीन पे ही चाय पियेंगे। उससे अपनी आंखों में एक चमक लाते हुए ऊंची आवाज़ से सबको बताया और हानिया को देखने लगी, जो अपनी कुर्सी पे सर को झुकाए बैठी थी। अरे वाह जरी, ये तो कमाल हो गया। सर ने आपके लिए प्लान चेंज कर लिया। उधर बैठा हर शख्स उसको रश्शी नज़र से देख रहा था, जिसके हाथे फशटान जैसे बंदे ने अपना प्लान चेंज किया। हानिया, ठीक तो है ना आप? मुदस्सिर ने उसको देखते हुए दूर से पूछा, जैसे उसको बता रहा हो बड़ी शौकी बनती थी। देखो, उससे तो पूछा भी ना तुम्हें, और जरी के लिए प्लान बदल दिया। आप अपनी बकवास बंद करेंगे? उसे दूर से उसको ऐसे कहा जैसे अब उसको पंजे मार देगी और उसका मुंह लहू लुहान कर देगी। लगता है आज मोहतरमा कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। उससे जुबान को दांतों के नीचे दबाया और साथ बैठे खावर के कान में कहने लगा। वजदान सर ने मुंह जो नहीं लगाया इनको। उससे हंसते हुए कहा, और उसकी तरफ देखने लगा जो बैग उठाए क्लास से बाहर जा रही थी। सर से कहे देना मुझे नहीं पीनी कोई चाय। उससे जाते हुए फिसा से कहा। ऐसे तो सर के ऑफिस में जाने के 100 बहाने ढूंढती हैं, और अब मुझे पैगाम दे रही हैं। बहुत अच्छे हानिया साहिबा, तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसे सबके सामने ऐलान करने की? उससे उसका बाजू जोर से पकड़ा और नीचे बिठाया, जो कब से खड़ी हानिया के बदलते रंग के मजे ले रही थी। कुछ लोगों को उनकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी होता है जमीना। लोग अगर औकात में ही रहे तो बेहतर होता है, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। अब जल्दी उठो ना, कैंटीन जाते जाते भी 15 मिनट लग ही जाएंगे। उससे अपनी किताबें बैग में डाली और उठने लगी। वो फिजा के ऑफिस से निकलने के बाद ही फौरन कैंटीन पे आया,
वो उससे पहले वहाँ पहुँचना चाहता था। वो उसका खुद इस्तकबाल करना चाहता था, जो आज उसके लिए आ रही थी। वो पिछले 1 घंटे से कैंटीन के बाहर खड़ा इधर-उधर देख रहा था, कहीं से वो उसको नज़र आ जाए। हर स्टूडेंट उसको देख रहा था। वो वैसे भी हर एक की तवज्जो का मरकज़ बना होता था, और फिर जब वो कैंटीन आए और ऐसी शिद्दत से किसी का इंतज़ार करे, ये सब उनके लिए बहुत हैरत की बात थी। हर आता-जाता स्टूडेंट उसको सलाम करता और वो बगैर मुस्कुराए घड़ी को देखता और जवाब देता। उससे उस 1 घंटे में एक-एक पल हाथ पे बंधी घड़ी पे वक़्त देखा था। सर, आपको कुछ चाहिए? कैंटीन पे मौजूद लड़के ने उसको अब इतने वक़्त से ऐसे देखते हुए कहा। वो लड़का उसको अच्छी तरह जानता था। वो जानता था ये वो फ़रिश्ता है, जो उस जैसे ना जाने कितने बच्चों की फ़ीस देता है, उनको खुद पढ़ाता है और फिर उनसे प्राइवेट इम्तिहान दिलवाता है, जो अपने घर का खर्च चलाने के लिए ऐसे काम करते हैं। नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। आप ऐसा करो कि ऊपर किसी जगह कमरे में पर्दे आगे कर लो, ताकि बाहर वालों की नज़र ना पड़े वहाँ बैठे हुए लोगों पे। उससे कंधे पे हाथ रखते हुए आराम से कहा। जी, जी सर, मैं करता हूँ। आप बेगम रहें। वो लड़का ठोड़ता हुआ गया और उस छोटे से कमरे में पर्दे आगे किए। उसमें अक्सर स्टूडेंट्स बैठ के लंच करते थे। वो नहीं चाहता था वो जब आए तो सबके सामने बैठे, किसी की नज़र उस पे पड़े। अब की बार उससे फिर घड़ी देखी, उसको लग रहा था जैसे 1 सेकंड घंटों की रफ्तार से चल रहा है। फिज़ा छोड़ो ना, हम भी नहीं जाते ना। उससे रास्ते से फिज़ा का पकड़ा हुआ हाथ छोड़ा और उसको कहने लगी, क्यों नहीं जाते हम? सर क्या सोचेंगे? किन नखरों में हैं हम? उससे गुस्सा होते हुए उसको कहा, जो अपने ही अंदर की कैफ़ियत से डर रही थी, जो खुद को वहाँ जाने से रोक भी नहीं सकती थी और जाना भी नहीं चाहती थी। ठीक है, फिर मस्जिद से होते हुए जाएँगे। ज़री, अब ये क्या बात है? अब तुम्हें उधर क्यों जाना है? सब लड़कियाँ जा चुकी होंगी कैंटीन पहले ही। अगर तुम चाहती हो कि मैं भी जाऊँ तुम्हारे साथ, तो पहले हम मस्जिद जाएँगे और फिर कैंटीन। ज़री, यार ये क्या तरीका है? सर ने तुम्हारी खातिर प्लान चेंज किया और अब तुम ऐसे नखरे दिखा रही हो। तुमने मेरे साथ मस्जिद जाना है कि नहीं? देखो वो सामने ही तो है ना। प्लीज़ 5 मिनट। अगर 5 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर हुआ ना तो देखना तुम। नहीं होगा, पक्का वादा। वो यूनी की मस्जिद के अंदर दाखिल हुई, जिधर जाते ही उसको हमेशा एक अजीब सा सुकून मिलता था। वो लड़कियों वाले पोर्शन में गई, जहाँ लड़कियों के लिए मखसूस जगह बनाई गई थी। मेरी चादर पकड़ो। उससे अपने कंधे पे पड़ी चादर उसको दी और खुद वहाँ बैठ गई जहाँ वुज़ू बनाते हैं। वो पहली बार उससे ऐसे मिलने जा रही थी। वो वुज़ू करके जाना चाहती थी। वो उसके सामने वुज़ू में रहना चाहती थी। उससे वुज़ू बनाया, आँखें बंद की, वहीं बैठ गई और दिल में दुआ माँगने लगी। ए अल्लाह! आज मैं खुद को एक बार फिर तुम्हारे हवाले करती हूँ। आज मैं आपसे कुछ नहीं माँगती, मैं बस इतना माँगती हूँ, जो मेरे हक़ में बेहतर है, वो मुझे अता कर। तू तो सारे जहानों का रब है ना? तूने मुझे पैदा किया। ए अल्लाह! जो मेरे हक़ में बेहतर है, मुझे बस उससे नवाज़ से। उससे आज खुद को अल्लाह के सपुर्द कर दिया था, जो उससे लड़-लड़ के थक चुकी थी। ज़री साहिबा, आपका वुज़ू ख़त्म हो गया हो तो उठ जाएँ। फिज़ा ने उसको हिलाते हुए कहा, जो जैसे चाहे नमाज़ में तहज्जुद की सी कैफ़ियत में बैठी थी। वो खड़ी हुई, अपना हिजाब ठीक किया जो वुज़ू के दौरान पीछे हुआ था, फिर से निकाब किया, गीले हाथों को मुँह को ऐसे ही छोड़ा और बाहर निकलने लगी। भाई अब ये क्या था? फिज़ा ने उसको मस्जिद से बाहर आते हुए देखकर कहा, कुछ नहीं, वो वुज़ू था। उससे मुख्तसर सा जवाब दिया और आगे चलने लगी। वो कैंटीन तक पहुँच ही थी कि वो कैंटीन की दूसरी मंजिल पे खड़ा नज़र आया, जो खड़ा देख रहा था। उससे उसको देखते ही ऊपर आने का इशारा किया और उस सीढ़ियों के सामने रखे सोफ़े पर बैठ गया। वो कंधे पर चादर डाले अबाया ऊपर किए एक-एक कदम चलते हुए आ रही थी। वो जैसे ही ऊपर आई, उसकी झुकी नज़रें ऊपर हुईं। वो सोफ़े से उठा, खड़ा हुआ और चेहरे पे एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजाई। उसने आज से पहले किसी के चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। उसकी मुस्कुराहट की मासूमियत ने, लबों पे सजी मुस्कुराहट ने, उसकी चमकती आँखों ने उसको खुशामदीद कहा, जो आज सिर्फ़ उसकी खातिर वहाँ आई थी। वहाँ पे सब पहले से ही मौजूद थे, सवाए हानिया के। वो अंदर गया और उस कुर्सी पे बैठा जिधर घर का सरबराह बैठता है। बाकी सब पहले से ही बैठी हुई थी। फिज़ा आगे थी, उससे कुर्सी खींची और बैठ गई। बस एक ही कुर्सी वहाँ बची थी, जो वजदान के बिल्कुल साथ पड़ी थी। वो उस कुर्सी पे बैठना नहीं चाहती थी, मगर उसके सिवा कोई हल नहीं था। उससे कुर्सी को अपनी तरफ किया, कंधे पे पड़ी चादर को ठीक किया और वहाँ बैठ गई, जिधर उसकी जगह खुदा ने खाली छोड़ रखी थी। बेटा इधर आएँ। उससे वहाँ पे काम करने वाले उस लड़के को बुलाया, जो पर्दा ठीक कर रहा था। जी सर जी, क्या लाऊँ? वो उसकी आवाज़ से भागता हुआ उसके पास आया।
क्या लेंगे आप सब? उसने उन सब की तरफ देखा और पूछने लगा, सर, चाय ही मंगवा लेना। ज़मीना के साथ वाली कुर्सी पे बैठी फिज़ा ने कहा। ठीक है, ऐसा करो 5 कप चाय और 7 पकोड़े, कबाब वगैरह ले आओ। उससे मुस्कुराते हुए कहा और वो उँगलियों पे गिनता हुआ जाने लगा, 5 कप और 5 कप चाय और। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबने मेरी इतनी मदद की। उसने ज़मीना को देखे बगैर सबको बोला जो उसकी तरफ ही देख रही थी। उसको लगा वो उसके दिल की धड़कन सुन लेगा। उसका बेकाबू होता दिल अब बाहर आ जाएगा। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो रही थी जैसे पास बैठा हर शख्स सुन सकता हो। उसने अपनी चादर को अपने आगे किया जैसे वो अपने दिल की धड़कन पे पर्दा डालना चाहती हो। वो आज शीशे से ज़्यादा एक दोस्त लग रहा था, जैसे कोई दोस्तों की महफ़िल में बैठा हो। वो दोस्तों की तरह उनको अपनी स्टूडेंट लाइफ़ बता रहा था, उनको ज़िंदगी की हकीकत समझा रहा था। उससे एक बार भी अपने पास बैठी लड़की को नहीं देखा था। वो अपनी आदत से हट के आज बात कर रहा था। वो जब भी बात करता हमेशा हँसता था। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आज भी थी, मगर आज उसकी मुस्कुराहट के साथ पसीना भी था। वो बार-बार टिश्यू पेपर उठाता और अपना पसीना साफ़ करता, जैसे कन्फ्यूज़ हो रहा हो, उससे बात ना की जा रही हो। ये लें सर जी, चाय। उस लड़की ने चाय का ट्रे उनके सामने रखा और 7 प्लेटें रखी जिससे पकोड़े और कबाब पड़े थे। सबने एक-एक प्याली उठाई और अपने सामने रखी। उससे भी प्याली उठाई जिससे कभी चाय चखी भी नहीं थी। वो कभी चाय नहीं पीती थी। उससे घर चाय बनती ही बहुत कम थी। वो कहवा पीने वाले लोग थे। उनको कहाँ चाय का जायका भाता था। उससे फिर भी चाय से भरा हुआ वो कप उठाया और उसको गौर से देखने लगी। ये उसकी ज़िंदगी की पहली चीज़ है जो उसके नाम की पिएगी। ये तो फ़क़्त चाय है। अगर ज़हर भी होता तो वो भी वो मुस्कुराते चेहरे के साथ पी लेती। उसने दिल में उस शख़्स को देख के मुस्कुराते हुए कहा, जो उसके पास उसके बिल्कुल करीब बैठा था। वो चाय पीते हुए सबको देख के बातें कर रहा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी टिश्यू पेपर का डब्बा उठाता, कभी वहाँ से पड़े ग्लास को उठाता और कभी वहाँ पे पड़ा गुलदान हाथ में लेता और उनको मिसालें दे के समझाता। सब उसको गौर से देखते रहे, जैसे उसके सहर में झगड़े गए हों। जब उससे कुछ पढ़ के उन पे फूंक दिया हो कि कोई उससे नज़रें ना हटा सके। आपको नहीं पसंद चाय? उससे उसके आगे पड़े हुए चाय के कप को देखा, जिसमें से अभी तक एक घूंट नहीं लिया गया था, जैसे उसके दिल को इल्हाम हुआ कि वो चाय नहीं पीती है। सर, ये कहवा पीने वाले लोग हैं, चाय नहीं पीते। उसके सवाल पे फिजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो चाय की दीवानी थी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कहवा मँगवा देता हूँ। उससे खड़े होते हुए उस लड़की को इशारा किया। नहीं, नहीं मैं पी लूँगी। उससे उसे खड़ा होते देखते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी कि उसके पैसे फ़िज़ूल में ज़ाया हों। अब एक कहवे की प्याली कौन-सा लाखों में होती है, मगर वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसका 1 रुपया भी ज़ाया हो जाए। वो नीचे बैठा उसके सामने पड़ी चाय की प्याली को उठाया और अपने आगे रखा। आपकी चाय मैं पी लूँगा। उसको लगा जैसे वो मुस्कुराना भूल रही है। उसका दिल अब बाहर आ जाएगा। उसकी आँखों से अश्रु रवां हो जाएँगे, जो सिर्फ़ उसके नाम के उससे ज़ब्त कर रखे हैं। ये लें कहवा। उस लड़के ने कहवा वहाँ रखा और चला गया। उससे कहवा देखते ही सोचा वो अपना निकाब कैसे उतारेगी। उससे तो आज तक किसी नामहरम के सामने अपना निकाब नहीं उतारा था, फिर आज कैसे उतार सकती है। वो कभी नहीं चाहती थी वो उसको देखे, जो उसको हर 2 सेकंड बाद दिखती थी। उसके लिए जज़्बात अपनी जगह थे, और किसी नामहरम के सामने बगैर निकाब के बैठना उसको गवारा नहीं था। उससे अपना हिजाब साइड से मुँह की तरफ किया जहाँ वो बैठा था। उसको पता था वो बगैर निकाब के उसके सामने भी बैठे, वो फिर भी उसको एक नज़र उठा के नहीं देखेगा। उससे निकाब नीचे किया, जिससे सिर्फ़ होंठ बाहर हों। साइड से हिजाब को वो ज़्यादा आगे किया, ताकि वो उसको देख ना सके, उसका चेहरा नज़र ना आए, और जल्दी-जल्दी कहवा पीने लगी। इस दौरान उसकी नज़रों ने इतनी दफ़ा उसको देखा था, जो उसको बगैर देखे सबसे बातें कर रहा था। उससे उसको एक नज़र भी नहीं देखा था। वो बगैर निकाब की थी। उसकी नज़रों ने एक बार भी उसको देखने की गुस्ताखी नहीं की थी, जिसके लिए वो नमाज़ों में दुआ माँगता है। उससे ये बात बहुत पहले नोट की थी। वो उसकी तरफ नहीं देखता, वो नसें झुका लेता है। मगर आज उससे उसको बेनकाब बैठे देखा था। उसकी नज़रों ने लम्हे भर के लिए भी उसके चेहरे का तवाफ़ नहीं किया था, जो मुसलसल उसको देख रही थी, जैसे उसको कैद करना चाहती हो अपनी आँखों में, फिर आँखों की रात से उसको अपनी रूह में उतारना चाहती हो।